वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जैसा कि हमें पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जैसे जो आपके जो डबल फर्टिलाइजेशन जब होती है तो उसमें जो वन मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है एग के साथ तो वो जाइगोट की फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। ये जो जाइगोट है वो फिर फर्दर ग्रो करता है और वो किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है जैसे एंजियोस्पर्म्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स और एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। एक होते हैं डाइकोट्स और एक होते हैं मोनोकोट्स, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म है उनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड किया, डाइकोट और मोनोकोट। और तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम मोनोकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक। सो सबसे पहले जब होता है कि जब मेल गैमेट फ्यूज हुआ एग के साथ तो क्या बना, जाइगोट। किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो जाइगोट है, ठीक है, डिप्लॉयड होता है 2n, ठीक है। अच्छा, फिर वो जो जाइगोट है, जैसे ये आपका, जैसे मान लेते हैं हम एक एम्ब्रियो सैक है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये जो जाइगोट है फिर डिवाइड करता है 2 सेल्स में। एक होती है बेसल सेल, ठीक है, एक होती है बेसल सेल और एक होती है टर्मिनल सेल, ठीक है। ये जो बेसल सेल है वो सस्पेंसर सेल की फॉर्मेशन करती है, ध्यान रखना। बेसल सेल जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, सस्पेंसर का। और जो टर्मिनल सेल है वो फॉर्मेशन करती है एम्ब्रियो सेल की। सस्पेंसर सेल फर्दर क्या है, ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, ठीक है। और वो एक लीनियरली अरेंज सेल्स की फॉर्मेशन करेगा जिनको हम सस्पेंसर कहते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले जब सस्पेंसर सेल की हम बात करते हैं तो जैसे इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो इसमें एक लार्ज सेल होती है, ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक की वॉल से अटैच होती है, उसको हम बोलते हैं होस्टोरियल सेल या फिर होस्टोरियम, ठीक है। और जो दूसरी सेल होती है जो कि एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है, एम्ब्रियोनिक सेल से या एम्ब्रियो से कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस ये जो है हाइपोफाइसिस है, ये जो सेल है ये हाइपोफाइसिस है, ठीक है। जो हाइपोफाइसिस जो सेल हैं वो रूट कैप और रूट टिप की फॉर्मेशन करती हैं, ध्यान रखना। हाइपोफाइसिस जो सेल हैं वो रूट कैप और रूट टिप की फॉर्मेशन करती हैं। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं जैसे एम्ब्रियोनिक सेल का। एम्ब्रियोनिक सेल जो है सबसे पहले ये इसमें क्या होता है, 2 वर्टिकल डिवीजन होता है और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है या हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, ठीक है ना। टोटल जो है वो 8 सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एम्ब्रियोनिक सेल जो है उसमें सबसे पहले क्या होगा, 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे, ठीक है ना, और एक कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तो टोटल 8 सेल्स की फॉर्मेशन होंगी और वो जो 8 सेल्स हैं वो 2 टायर्स में होंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इनके पीछे 4 सेल आगे हैं, 4 सेल इनके पीछे हैं, तो 2 टायर्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ये
टोटल 8 सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, उन जो 8 सेल्स में से जो लोअर सेल्स हैं, कौन से हैं, जो लोअर सेल्स हैं उनको हम एपीबेसल कहते हैं। क्या कहते हैं? EPIBASL, एपीबेसल सेल्स। ठीक है। और जो हाइपोफाइसिस की तरफ होती हैं उनको हम हाइपोबेसल कहते हैं। यानी कि ऊपर वाली जो सेल्स हैं जो कि किसकी तरफ, हाइपोफाइसिस की तरफ है, उनको हम हाइपोबेसल कहेंगे। और जो नीचे की तरफ हैं, टर्मिनल साइड पर हैं, उनको हम एपीबेसल कहेंगे। एपीबेसल सेल्स जो हैं वो आगे चलकर किसकी, कोटलेडन्स की फॉर्मेशन करती हैं और प्लूम्यूल की फॉर्मेशन करती हैं। कोटलेडन्स एंड प्लूम्यूल्स। ठीक है। और जो हाइपोबेसल्स हैं, ठीक है, वो किसकी फॉर्मेशन करेंगी, वो रूट की फॉर्मेशन करेंगी। यानी कि किसकी, रेडिकल की, सिर्फ टिप को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि टिप जो है वो हाइपोफाइसिस बनाएगा, बाकी जो रेडिकल का पार्ट है यानी कि जिससे रूट डेवलप होंगी वो कौन बनाएगा, हाइपोबेसल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इसमें एंटी क्लिनिकल डिवीजन होता है। ठीक है। बाहर एक लेयर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं डर्मेटोजन। ठीक है ना, एक लेयर बनेगा डर्मेटोजन। ये डर्मेटोजन जो है आगे चल के एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेंगे। और जो अंदर वाली जो सेल्स हैं वो फिर डिवाइड करती हैं और ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम की फॉर्मेशन करती हैं। ग्राउंड मेरिस्टेम जो होता है वो कोर्टेक्स, मेडुलरी रे, पिथ वगैरह जो है उनकी फॉर्मेशन करता है। और प्रोकैम्बियम जो है वो वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से जो है सबसे पहला जो एम्ब्रियो है, यानी कि जो इनिशियल स्टेज पर जो एम्ब्रियो बनता है वो थोड़ा सा राउंड शेप का होता है। यानी कि जो प्रो एम्ब्रियो है जो सबसे पहले बनता है वो तो थोड़ा ग्लोबुलर यानी कि राउंड शेप का होता है, ग्लोबुलर शेप होती है उसकी। ठीक है। उसके बाद जो कोटलेडन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही कोटलेडन का स्टार्ट होता है, जो आपका डायग्राम देख सकते हैं, जो एफ डायग्राम है उसको हम देख सकते हैं। जैसे ही कोटलेडन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो जो एम्ब्रियो का शेप जो है वो कैसा हो जाता है, हार्ट शेप। कैसा हो जाता है, हार्ट शेप। उसके बाद कोटलेडन्स जो है वो ग्रो करते हैं, उनका लेंथ इंक्रीज होता है, प्लूम्यूल डेवलप होता है, रेडिकल डेवलप होता है। ठीक है। और जो एम्ब्रियो की शेप जो होती है वो टोरपीडो शेप हो जाती है। कैसी होती है, तो हम सिंपली जो है जो एच डायग्राम है, आप जो फिगर नंबर एच जो है उसको हम देख सकते हैं। ये जो एक मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, इसको हम जब देखते हैं तो जो देखो ये जो है ये इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये पूरा जो है इसको एम्ब्रियोनिक एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर जो है वो कोटलेडन्स अटैच है। जिस पॉइंट से कोटलेडन्स अटैच हैं, ठीक है, उससे जो लोअर साइड है नीचे की, जिस तरफ रूट होती है, रेडिकल होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और जिधर प्लूम्यूल होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है उससे क्या अटैच होते हैं, कोटलेडन्स। एम्ब्रियोनिक लीफ बोलते हैं कोटलेडन्स को, ये अटैच होती हैं। और जहाँ एम्ब्रियोनिक लीफ अटैच होती है उससे लोअर साइड जो होता है रेडिकल की तरफ, उसको हम हाइपोकोटाइल बोलेंगे। और प्लूम्यूल की तरफ वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। रेडिकल जो है वो ग्रो करके रूट का फॉर्मेशन करता है, और प्लूम्यूल जो होता है वो ग्रो करके शूट का फॉर्मेशन, स्टेम का फॉर्मेशन, शूट का फॉर्मेशन करता है। और रेडिकल जो है उसको प्रोटेक्ट करता है रूट कैप। जब रेडिकल ग्रो करता है यानी कि रूट्स जो टिप ग्रो करती है तो उसके आगे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। तो जो डेवलपमेंट है डाइकोट एम्ब्रियो का, बट सिंपल स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो की। जब मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करते हैं, देखो मोनोकोट एम्ब्रियो में इसमें सिंगल कोटलेडन होता है। डाइकोट में कितने कोटलेडन होते हैं, 2। मोनोकोट में कितने होते हैं, सिंगल कोटलेडन, और उसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। ठीक है। इसको हम इसकी डेवलपमेंट जो है वो सिंपली देख सकते हैं हम। तो सबसे पहले जब मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ, एग के साथ, तो क्या बनता है, जाइगोट।
ठीक है, सेम प्रोसेस। देखो शुरुआती जो डेवलपमेंट है वो थोड़े से सेम है इसके। फिर उसके बाद जो जाइगोट है, ठीक है, वो डिवाइड करता है बेसल सेल में और टर्मिनल सेल में। बेसल जो सेल जो है वो सस्पेंसर की फॉर्मेशन करती है ये। अच्छा एक ही ध्यान रखना, मोनोकोट में सस्पेंसर सेल एक ही होती है, सिंगल सस्पेंसर सेल होती है, ठीक है। डाइकोट में तो पूरा एक लीनियरली अरेंज सेल्स थी, 7 to 8 सेल्स का एक चेन होता है, लेकिन मोनोकोट में सस्पेंसर जो है एक सिंगल सेल ही होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो टर्मिनल सेल है फिर वो डिवाइड करती है मिडल सेल में और टर्मिनल सेल में, ठीक है, मिडल सेल में और एम्ब्रियोनिक सेल में, ठीक है। देख ध्यान, हाँ जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है सबसे पहले बेसल सेल में और टर्मिनल सेल में, ठीक है। बेसल सेल सस्पेंसर सेल की फॉर्मेशन करती है, सस्पेंसर सिंगल सेल का ही होता है मोनोकोट में, और जो टर्मिनल सेल है वो मिडल सेल और एम्ब्रियोनिक सेल की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। उसके बाद जब हम फर्दर बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर जो सस्पेंसर सेल है वही हिस्टोरियम का काम करती है, ठीक है ना। अच्छा एक मेन बात ध्यान रखना, जो सस्पेंसर का काम क्या होता है कि सस्पेंसर जो है वो एम्ब्रियो को पुश करता है एंडोस्पर्म के सेंटर में। सस्पेंसर जो है वो एम्ब्रियो को पुश करेगा किसमें, एंडोस्पर्म जो है उसके सेंटर में, यानी कि एम्ब्रियो सैक के सेंटर में, ताकि जो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो तो उसमें वो प्रॉपरली नरिशमेंट एक्वायर कर सके, क्योंकि ठीक है। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि जो आपकी जो मिडल सेल्स हैं, ठीक है, वो रेडिकल की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, और जो आपकी एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो प्लूम्यूल की फॉर्मेशन करती हैं और कोटलिडन्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोकोट में तो ध्यान रखना कि मोनोकोट में तो एक सिंगल कोटलिडन ही होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो आपकी ये जो साइड है इसको इधर के साइड प्लूम्यूल डेवलप होता है, इधर की साइड में क्या डेवलप होता है, कोटलिडन, और इधर की साइड में रेडिकल डेवलप होता है। अब कोटलिडन सिंगल होता है तो कोटलिडन ग्रो करता है, ठीक है ना, कोटलिडन ग्रो करता है उसको, और कोटलिडन जो है वो ग्रो करता है और वो क्या करता है कि जो एम्ब्रियो है यानी कि रेडिकल और प्लूम्यूल है उसको एक साइड में पुश कर देता है, ठीक है, और उसको अच्छे से उसको कवर भी कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोटलिडन है इसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। यहाँ पर इसको सिंपल जो है मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम हम देख सकते हैं। जो अच्छा जो स्क्यूटेलम है यानी कि जो कोटलिडन है वो रेडिकल और प्लूम्यूल को कवर भी कर लेता है, ठीक है ना। और जो कवरिंग होती है उनको हम बोलते हैं, अब रूट को जो कवर करती है उसको क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा, ठीक है। और जो सूट को यानी कि जो रेडिकल प्लूम्यूल को जो कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। मोनोकोट जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो कोटलिडन होता है जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, वो रेडिकल और प्लूम्यूल को कवर कर लेता है। उसकी जो ऊपर की जो कवरिंग होती है, तो रेडिकल की जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा, और प्लूम्यूल है उसकी कवरिंग को क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल, ठीक है। और ये पूरा एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये इधर ये रेडिकल है, ठीक है, यहाँ पर ये रूट कैप है, इधर आपका शूट अपेक्स है यानी कि प्लूम्यूल है, ठीक है। तो ये है आपका मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है। जो डाइकोट एम्ब्रियो है मोनोकोट एम्ब्रियो है, जिसमें मेन अंतर यही है कि जो डाइकोट एम्ब्रियो में 2 कोटलिडन है और मोनोकोट एम्ब्रियो में कितना होते हैं, सिंगल कोटलिडन होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो ओव्यूल है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और ओव्यूल मैच्योर होकर किसकी फॉर्मेशन करता है, सीड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जो ओवरी है वो मैच्योर होकर किसकी फॉर्मेशन कर देती है, फ्रूट की, ठीक है। अब जो आपकी जब हम बात करते हैं जैसे सीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर। देखो एक तो इसमें जो है पेरिनेशन में हेल्प करते हैं, ये डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशन को पास करेंगे, स्प्रेड होने में हेल्प करेंगे ये, ठीक है। इसमें स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है, तो जर्मिनेशन के समय उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जितनी भी हमारी वो इसी के ऊपर बेस होती हैं, हमें भी फूड जो है इससे मिलता है। अच्छा हम इनको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीड, ठीक है। फ्रूट भी जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक
ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं सीड को। फ्रूट जैसे अगर हम बात करूँ फ्रूट की, तो फ्रूट जो है वो सीड को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो जैसे सीड की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मली जो है सीड जो होता है उसमें देखो इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं, देखो आपका जो ओव्यूल था उसकी जो आउटर इंटीग्यूमेंट्स हैं वो सीड की आउटर मोस्ट लेयर जो टेस्टा और टेगमेन है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे जो फर्स्ट डायग्राम है बीन सीड का, ये एक डाइकोट सीड है, ठीक है, इसमें 2 कोटलीडन होते हैं, बीच में एम्ब्रियो है, इसमें रेडिकल है, प्लूम्यूल है, और जो नीचे सबसे लास्ट डायग्राम है मेज का, ये मोनोकोट सीड है। ओनियन भी मोनोकोट है, कैस्टर है एक डाइकोट सीड है, ठीक है। अब मेन अंतर यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मेज सीड है, यहाँ पर इसका एम्ब्रियो है, अभी अभी हमने जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा था तो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखा था उसमें, ठीक है, उसमें स्कूटेलम था, ठीक है, उसमें रेडिकल था, उसमें प्लूम्यूल था, उसके ऊपर कोलिप्टाइल था, प्लूम्यूल के ऊपर रूट, रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा था। अच्छा, मेन बात ध्यान रखना कि मेज का जो सीड होता है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, यानी कि मोनोकोट सीड जो होता है ना उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, लेकिन जब डाइकोट सीड की बात करते हैं तो डाइकोट सीड का जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली यूज अप हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो कोटिलिडन होते हैं उसी में ही न्यूट्रिएंट स्टोर रहते हैं जर्मिनेशन के समय जब यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, बस मेन अंतर ध्यान रखना, जैसे डाइकोट सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो मोनोकोट सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ओनियन का डायग्राम देख सकते हैं, इसमें भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। लेकिन ऐसे कुछ डाइकोट सीड ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो बायोलॉजी में, बायोलॉजी द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बायोलॉजी में भी डाइकोट सीड में भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कैस्टर है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ये डाइकोट सीड है, ठीक है। एक्सेप्शनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, तो इसीलिए यानी कि कुछ सीड्स हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, कुछ सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, तो उसी बेसिस पे हम सीड्स को 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड और एक होते हैं आपके नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे वीट है, मेज है, बार्ले है, कैस्टर है, सनफ्लावर है। और जो आपके नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है, वो यूज हो जाता है, बचता नहीं है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, जैसे पी है, ग्राउंडनट है। हाँ, लेकिन कुछ में प्रेजेंट होता है जैसे ब्लैक पेपर, ठीक है, या फिर आपका कैस्टर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कुछ जो आपके सीड्स हैं उनमें न्यू सेलस की जो सेल्स होती है, न्यू सेलस जो होता है, आपने याद हो तो जब ओव्यूल का डायग्राम देखा था, ठीक है, यहाँ पर जब हमने ओव्यूल का डायग्राम देखा था, ठीक है, तो इसमें ये इंटीग्यूमेंट्स थी, ठीक है, यहाँ पर ये एम्ब्रियो था और यहाँ पर जो है पैरेन्काइमेटस सेल थी, इनको हम न्यू सेलस बोल रहे थे ना, ठीक है, न्यू सेलस। ये जो न्यू सेलस की सेल्स कुछ सीड में रह जाती हैं, नॉर्मली तो वो डिजेनरेट हो जाती हैं, लेकिन कुछ सीड्स जो होते हैं उसमें रह जाते हैं, जैसे ब्लैक पेपर है, कैस्टर में भी मिलती हैं, ठीक है। तो जो परसिस्टेंट न्यू सेलस सेल है उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरिस्पर्म। persistent nucellus is known as पेरिस्पर्म, ठीक है। तो कुछ सीड होते हैं जिसमें न्यूसेलस जो है वो रह जाता है, डिजेनरेट नहीं होता है, ठीक है, उसको हम पेरिस्पर्म कहेंगे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म। तो एंडोस्पर्म तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन फॉर्म होता है, लेकिन पेरिस्पर्म जो है वो न्यूसेलस की सेल से बनता है। एग्जाम्पल बता सकते हो, पेरिस्पर्म जैसे ब्लैक पेपर में, कैस्टर में भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स की। देखो, जो फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं वो एक्चुअली मैच्योर या राइपन्ड ओवरी होते हैं। ओवरी की वाल जो होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। ओवरी की वाल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, ठीक है। ये जब मैच्योर हो जाती है तो सीड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जैसे ही मैच्योर होते हैं तो ये प्लांट से फॉल ऑफ हो जाता है। जो सीड आपके जो फ्रूट्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट, एक होते हैं ट्रू फ्रूट। जो फॉल्स फ्रूट होते हैं, ठीक है, वो अच्छा, सबसे पहले हम बात कर रहे थे जैसे ट्रू फ्रूट की। ट्रू फ्रूट जो होते हैं वो ओवरी से डेवलप होते हैं, ओनली फ्रॉम द ओवरी। दोज फ्रूट्स विच डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें जो थैलेमस से डेवलप होते हैं,
जैसे कि आपका एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, काजू हैं आपके, कैशू जो हैं, ठीक है, वो थैलेमस होता है उनमें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो है वो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, फॉल्स फ्रूट जो होते हैं वो अदर पार्ट्स से जैसे थैलेमस वगैरह से डेवलप होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है, आप सिंपली डायग्राम देख सकते हैं, जैसे ये एप्पल का डायग्राम है, तो एप्पल में जो फ्लैशी पार्ट होता है वो थैलेमस होता है, हम जो खाते हैं वो थैलेमस है। स्ट्रॉबेरी के अंदर भी जो फ्लैशी पार्ट होता है वो क्या होता है, थैलेमस होता है। ठीक है, अच्छा एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कुछ प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट्स है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। जैसे बनाना के अंदर आपने देखा उसमें सीड नहीं होते हैं, ठीक है ना। बनाना जो है एक ट्रू फ्रूट है लेकिन पार्थेनोकार्पिक है। यानी ट्रू फ्रूट क्यों है, क्योंकि उसके पेरिकार्प जो होती है यानी कि जो ओवरी है उससे डेवलप होता है वो। लेकिन ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है क्योंकि इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई के अंदर, ठीक है, यानी कि बनाना इज ए ट्रू फ्रूट, ठीक है, बनाना क्या है, एक ट्रू फ्रूट है, ओवरी से डेवलप होता है, लेकिन ये पार्थेनोकार्पिक है क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है, इसमें सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशंस भी प्रेजेंट होती हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो एपोमिक्सिस क्या होता है, नॉर्मली जो है सीड की डेवलपमेंट कब होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद, सिनगेमी के बाद, यानी कि जब मेल गैमेट फ्यूज होता है एक के साथ तो जाइगोट बनता है, ठीक है, फिर वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट की स्पीसीज ऐसी होती हैं जैसे ग्रासेस वगैरह के अंदर, उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस डेवलप कर लिया है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी सीड डेवलप होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द मैकेनिज्म थ्रू विच प्लांट प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है रिकरेंट और एक होता है एडवेंटेटिव, ठीक है, एक होता है रिकरेंट एग एमोस्पर्मी और एक होता है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग एमोस्पर्मी में, ठीक है, तो इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड दैट हैज एन एम्ब्रियो फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड सिनगेमी। इसमें ना तो मियोसिस होगा ना ही सिनगेमी होगा, ठीक है, इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, ठीक है ना, किससे होगी, बिना मियोसिस के, बिना सिनगेमी के, या तो मियोसिस नहीं होगी या फिर सिनगेमी नहीं हो रही है। अच्छा, इसमें मेन है कि इसमें जो आपकी स्पोरोजीनियस सेल्स जो है वही इम्पोर्टेंट जो इंक्लूड हैं इसमें, ठीक है। इसमें जैसे इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है नॉन रिकरेंट और एक होता है रिकरेंट एग एमोस्पर्मी। रिकरेंट नॉन रिकरेंट एग एमोस्पर्मी के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, इसमें जो सीड जो डेवलप होंगे वो कैसे होंगे, नॉन वायबल होंगे, ठीक है। नॉन रिकरेंट एग एमोस्पर्मी में जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और सीड जो होंगे नॉन वायबल होंगे, यानी कि वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे आपकी एम्ब्रियो सैक की हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जैसे सिनर्जिड हैं, ठीक है ना, एंटीपोडल सेल्स हैं, वो डेवलप होके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर दें, तो वो तो हैप्लॉइड रहेगा, ठीक है ना, लेकिन वो सीड जो है वो मैच्योर नहीं हो, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो नॉन वायबल रहेगा। एक होता है आपका रिकरेंट एग एमोस्पर्मी। रिकरेंट एग एमोस्पर्मी में जो मेगास्पोर मदर सेल है वही सीड की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं, तो इस केस में तो वो डिप्लॉइड सेल होंगी, ठीक है ना, डिप्लॉइड सेल जो होंगी, और वो नॉर्मली ही ग्रो करेगा। फिर नॉन रिकरेंट एग एमोस्पर्मी और रिकरेंट एग एमोस्पर्मी यही मेन डिफरेंस है कि नॉन रिकरेंट में जो बनेगा एम्ब्रियो वो कैसा, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड सेल से डेवलप होगा, यानी जैसे सिनर्जिड हो गई, जैसे एंटीपोडल सेल्स हो गई, और रिकरेंट एग एमोस्पर्मी के अंदर वो डिप्लॉइड होगा, मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप होगा, जो एम्ब्रियो सैक बनाती हैं उससे, ठीक है, यही मेन डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। जो ये जो है ना, ये रिकरेंट एग एमोस्पर्मी में
इसको हम डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं, जैसे एप्पल में देखने को मिलता है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या बात करते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में। अच्छा, इसमें जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो डिप्लॉयड सेल से होता है, लेकिन वो अदर देन मेगास्पोर मदर सेल्स या फिर एग सेल्स के अलावा जो सेल्स होती हैं, दूसरी सेल्स हैं, जैसे इंटेगुमेंट की सेल हो गई, न्यूसेलस की सेल्स हो गई, उनसे अगर डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका एक रिकरेंट जो था उसमें एग से मिलती जुलती सेल्स थी, यानी कि जैसे मेगास्पोर मदर सेल है या फिर सिनर्जिड वाली हैं, ठीक है ना, या वेंटिपोडल सेल है, उनकी ओरिजिन सेम थी। लेकिन यहाँ पर एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में सेल्स एग सेल्स के अलावा दूसरी सेल जैसे न्यूसेलस की सेल्स हैं, इंटेगुमेंट की सेल हैं, वो डेवलप होकर किसकी फॉर्मेशन करें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करें, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जैसे सिट्रस में, ओपनशिया के अंदर। आप डायग्राम में सिंपली देख सकते हैं, जैसे ये सिट्रस का सीड है, इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो नज़र आ रहे होंगे आपको। एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो है, सेंटर वाला जो है ये तो नॉर्मल एम्ब्रियो है, किससे डेवलप हुआ एग से डेवलप हुआ। लेकिन उसके अलावा भी जैसे ये एम्ब्रियो है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ये जो है वो न्यूसेलस की सेल से डेवलप हुए हैं। तो ये भी डिप्लॉयड और है, ये भी डिप्लॉयड, सभी डिप्लॉयड हैं, क्योंकि न्यूसेलस की सेल्स भी डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है एक सिंगल सीड में तो उसको हम क्या बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी भी काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती है। जिम्नोस्पर्म में जैसे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया, इसमें क्या होता है एम्ब्रियो ही ब्रेक हो जाता है डेवलपमेंट के समय, नॉर्मल एम्ब्रियो जो है वही टूट जाए दो में, ठीक है। इसके अलावा जैसे सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी है, इसमें एक से ज़्यादा एग प्रेजेंट हों, ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है एक से ज़्यादा एग भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो फिर इंडिविजुअली एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। एक होता है आपका एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसमें दूसरी स्पोरोफिटिक सेल्स होती हैं, न्यूसेलस से वगैरह जो है, ये फिर एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में आते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी ज़्यादातर जैसे ओनियन में, ग्राउंडनट के अंदर, मैंगो के अंदर, लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।